नीलू सिन्हा का उपन्यास चरित्रहीन कौन रिलेशंस में सेक्सुअल अब्यूज पर आधारित एक मार्मिक उपन्यास है। पिछले वीडियो में आपने सुना कि कुछ लोग कह देते हैं कि कुछ तो इसके चरित्र में खराबी है, जो कोई भी लड़का इसे पसंद नहीं करता। पर उसके आचरण को देखकर कभी ऐसा भ्रम भी नहीं हुआ कि कहीं कोई चारित्रिक कमी है। इस राज से पर्दा तब उठा जब एक दिन पता चला कि वो अस्पताल में एडमिट है। हम लोग ऑफिस से ही आधी छुट्टी लेकर उसे देखने गए। वहां उसके माता पिता भी थे, जिन्होंने बताया कि सुमन को बचपन से ही दिल की कोई खास बीमारी है और डॉक्टर ने हिदायत दी है कि अगर यह गृहस्थ जीवन जिएगी तो शादी के समय तक ही जीवित रह सकेगी। हमें हैरान रह गए सुनकर। भगवान कभी कभी कैसी कैसी ज्यादतियां करता है लोगों के साथ। और लोगों को देखो, बिना जाने समझे किसी के बारे में कुछ भी कहते नहीं घबराते। उस दिन एक बात समझ आई कि हकीकत और अफवाहों में कितना अंतर होता है और किसी की बात पर बिना विचारे भरोसा नहीं करना चाहिए। तकरीबन 15 दिन बाद अस्पताल से सुमन लौट कर आई। न जाने बेचारी का जीवन कितना था और इसके परिजनों और खुद इसने इस कठोर सच को कैसे स्वीकार किया होगा। हम किसी के दुख से दुखी तो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक उसके दुखों में डूबे नहीं रह सकते। अब आगे सुनते हैं क्या हुआ। आजकल मुझे अपने माता पिता की समझ पर संदेह होने लगा था। उनकी कोई बात मुझे समझ नहीं आती। मुझे ऐसा लगता जैसे वो जो कहते हैं वो सब गलत और उनकी पुरानी सोच के कारण है, और जो मैं सोचती हूँ आज के जमाने के हिसाब से केवल वो ही सही है। मुझे कब सोना है और कब उठना से लेकर मुझे क्या पहनना है या कहाँ जाना है आदि फैसलों में मुझे उनकी सलाह बेमानी और अजीब लगती, जो मेरे मन कभी न मानता। मैं उनको बात बात पर कह देती कि माँ, आपके ज़माने और हमारे ज़माने में बहुत फ़र्क है। आपकी सोच के हिसाब से मैं चलूंगी तो आज के समाज में पिछड़ कर रह जाऊंगी। और मैं उनकी नसीहतों को एक तरफ रख अपने ही ढंग से चलने लगी। ये अलग बात थी कि बहुत बाद में, या कहें कि इस उम्र में आकर पता चला कि ज़माने में बदलाव तकनीकी स्तर पर या बाह्य स्तर पर तो आता है, लेकिन मूल्य हमेशा से ही एक से रहे हैं और उनका उल्लंघन हमारे अस्तित्व पर गहरी छाप छोड़ ही जाता है। मेरे व्यवहार में काफी खुलापन आने लगा, जैसे कदम जमीन पर नहीं हवा में रहते। बस यही लगता कि मैं जो चाहूं कर सकती हूँ, सब कुछ मेरी मुट्ठी में है। व्यक्तित्व में एक अनजानी सी चमक आने लगी थी। ऊपर से उन दिनों पुरुष वर्ग मेरी सुंदरता की गाहे बगाहे तारीफ करने लगे थे। पुरुष ही क्यों, मेरी हमउम्र और अन्य महिलाएं भी अक्सर कहती कि मैं दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही हूं। मुझे जैसे अपनी सुंदरता पर नाज होने लगा था। वो ऐसा समय था जिसने मेरे अंदर छिपी हुई एक नई लड्डकी को बाहर निकाल कर रख दिया था, जो पहली वाली सुरभि से बिल्कुल उलट थी। मैं हर किसी पर अपनी छाप छोड़ना चाहती थी, कुछ इस तरह कि मुझसे मिलने के बाद मुझे वो कभी न भूल पाए। यह एहसास कुछ ऐसा था जैसे कोई सबके दिलों पर राज करना चाहता हो। एक अजब सा नशा रहता जो पूरी बोतल पीने के बाद भी एक शराबी को न होता हो। उन्हीं दिनों एक लड़का मेरे जीवन में आया, जिसका नाम कपीश था। साधारण नैन नक्श होने के बावजूद एक आकर्षक व्यक्तित्व। मैंने देखा कि कई दिन तक वो मेरा पीछा करता रहा और अक्सर किसी न किसी बहाने मेरे सामने आ जाता। एक लड़की अपनी तरफ उठने वाली हर नज़र से वाकिफ होती है। कौन उसके लिए मन में कैसे भाव लिए घूम रहा है उससे छिप नहीं सकता। मैं भी जानती थी कि वो मुझ पर मोहित है और मुझसे बात करना चाहता है, लेकिन मैं अनजान सी बनी उसे नज़रअंदाज करती रही, और ऐसा करने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। तकरीबन 1 महीने बाद उसने मुझसे बात करने की कोशिश की और मेरे साथ दोस्ती की अपनी मंशा जाहिर की। और इस बार भी मैं पहले की तरह नहीं कर सकी, जिसकी वजह से हमारा मिलना जुलना शुरू हो गया। मिलना जुलना भी ऐसा कि एक दिन का भी गैप नहीं होता। हम कभी पार्क में मिलते तो कभी आते जाते रास्ते में, लेकिन मिलते रोज थे। जिस्म जवान, उम्र नादान और अरमान उन्मुक्त। जल्द ही यह दोस्ती और गहरी हो गई, इतनी गहरी कि सीमाओं के बंधन बेमानी हो गए। कब, कैसे, क्या हुआ नहीं पता, लेकिन मेरा किसी के साथ ऐसा संबंध पहली मर्तबा था। इस अनुभव के बाद जैसे मेरी ख्वाहिशों को पंख लगने लगे थे और मैं कुछ और बेबाक होने लगी। माता पिता मुझे मेरी आज़ादी में बंधन से महसूस होते।
उनका वक्त बेवक्त रोकना टोकना भी शुरू हो गया था, जो मुझे बिल्कुल नहीं भाता था। लेकिन आखिरकार थी तो मैं उनकी इकलौती संतान, इसलिए वे मुझसे ज्यादा समय नाराज नहीं रह पाते। एक दिन हमारे डिपार्टमेंट के एक पुरुष कार्यकर्ता सौरभ ने दफ्तर की कुछ फाइलें तरतीब से तैयार करने के लिए मेरी मदद मांगी। मुझे न कहने की आदत तो थी ही नहीं, सो मैंने कहा, अभी तो बहुत काम है, लंच के बाद मैं आ जाऊंगी। वादे अनुसार लंच के बाद मैं सौरभ जी के कैबिन में चली गई। चपरासी से कहकर तकरीबन 25 फाइलों का ट्रंक मंगाया गया। ट्रंक पर मनोधूल की परत चढ़ी हुई थी। चपरासी ने वहीं कपड्ढे से ट्रंक पर पटका मारा और कैबिन में धूल का झोंका सा उठ गया। मेरा तो छींक छींक कर बुरा हाल हो गया। सौरभ ने चपरासी को फटकार लगाई और ट्रंक बाहर रखवा फाइलें साफ कर अंदर लाने को कहा। खैर, इसी उपक्रम में 1.5 घंटा जाया हो गया। कुछ खास काम न होने की वजह से मैं उतनी देर सौरभ के कैबिन में ही बैठी गप्पे मारती रही। फिर चपरासी फाइलें रख गया और हमने एक एक फाइल उठा काम शुरू कर दिया। काम कोई खास मुश्किल नहीं था, लग के बैठा जाता तो एक दिन में सब फाइलें निपट जाती। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 5 साढ़े 5 बजे तक तो हो ही जाएंगी। 4 बजे के करीब कैंटीन से चाय वाला आ गया। सौरभ ने पहले ही उसे इंटरकॉम पर चाय के साथ समोसे लाने को कह दिया था, इसलिए उसके हाथ में एक पॉलीथिन था जिसमें से गरम गरम समोसों की खुशबू आ रही थी। हालांकि लंच अच्छे से किया था, फिर भी काम करते करते जोरों की भूख लग रही थी। हमने काम को आराम दिया और चाय समोसों पर टूट पड़ दे। आधे घंटे के आराम के बाद फिर काम में जुट गए। 5:30 बज चुके थे और अभी 10 फाइलें शेष थीं। मैंने सौरभ से कहा कि काफी देर हो गई और सारा स्टाफ भी चला गया है, यहाँ तक कि चपरासी भी मुख्य कमरे की चाबी हमारे हवाले कर घर की ओर निकल गया। अब हम भी चलते हैं, बाकी कल लंच के बाद कर लेंगे। लेकिन सौरभ कहने लगा कि अब थोड़ा ही काम बचा है, कल पर क्यों टालना, 1 डेढ़ घंटा ही लगेगा, आज ही निपटा देते हैं। मैं न चाहते हुए भी रुक गई और फटाफट फाइल पर कलम चलाने लगी। वैसे तो कोई खास डर नहीं था, लेकिन मेरे लेट घर पहुंचने पर माँ चिंता में आ जाती और बाहर ही खड्डी मेरा इंतजार करती रहती। उस समय घर पर फोन होना रईसों की पहचान होती थी, इसलिए हमारे घर पर भी फोन नहीं था। खैर, थोड़ा बेमन से फटाफट काम निपटाने लगी। सौरभ मेरी बेचैनी समझ रहा था। उसने आखिर कह ही दिया कि चलो छोड़ो, बाकी कल कर लेंगे। सर्दियों की शामें थीं, इसलिए 6 बजे के आसपास ही अंधेरा होने लगता था और यहाँ तो 6:30 हो रहे थे। मैं फटाफट अपना दुपट्टा और पर्स रख कैबिन से अटैच्ड बाथरूम में मुंह हाथ धोने चली गई। जल्दी से फ्री हो वापस आ पर्स उठाया और घर को निकलने लगी। सौरभ ने कहा, अरे भाई दो घड्डी तो रुको, ऑफिस लॉक तो करने दो, मैं भी साथ ही चलता हूँ। मैं रुक गई। सौरभ भी हाथ धोने बाथरूम गया और मैं कैबिन में ही कुर्सी पर इंतजार करने लगी। काफी देर हो गई थी अब तो। मैं आंखें बंद कर कुर्सी पर पीठ टिकाए सोचने लगी कि माँ तो इंतजार कर ही रहे होगी और शायद कपीश भी बस स्टॉप पर जरूर पहुंचा होगा। मैं अभी अपने ही विचारों में थी कि मैंने 2 हाथों को अपने कंधे पर महसूस किया। झट से मेरी आंखें खुल गईं और देखा सौरभ का चेहरा मेरे चेहरे के ऊपर बहुत नजदीक था। मैं चाहकर भी कुर्सी से हिल नहीं पाई। ऐसा लगा मानो मुझे किसी ने हाथ पैर सहित कुर्सी से बांध दिया हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और दिल जोरों से धड़कने लगा। और इतने में ही सौरभ ने धीरे से अपना चेहरा मेरे चेहरे से एकदम सटा लिया। न जाने क्यों, फिर से चाहकर भी मैं सौरभ को मना नहीं कर पाई और सौरभ ने मुझे पूरी तरह से अपने पाश में जकड़ा लिया। मुझे आज भी उसकी छुअन याद है, लेकिन उस याद में घृणा है, अपने आप से, उससे और पुरुष जाति से। यह घृणा का भाव यूं ही नहीं पैदा हुआ, बरसों की प्रताड़ना और अनुभव के साथ धीरे धीरे विकसित हुआ। आज बहुत दिनों बाद सुनीता दफ्तर आई थी। बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे दफ्तर में दूसरे विभाग में कार्यरत थी। आज जब तनख्वाह लेने बैंक पहुंची तो मुलाकात हुई। काफी तड़ाक भद्दाक और लाल चूधे में आकर्षित लग रही थी। मांग में लंबी सी सिंदूर की रेखा उसे और सुंदर बना रही थी। उसका नंबर मुझसे काफी पहले था, सो औपचारिक मुलाकात के बाद वो अपनी तनख्वाह लेकर चली गई। मैं अब भी लाइन में लगी थी
और आधे घंटे से पहले नंबर आने की उम्मीद भी नहीं थी। मेरे पीछे लाइन में लगे दो पुरुषों की गुपचुप आवाज मेरे कान पर टकरा रही थी। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। वो दो नहीं, 3-4 मिली-जुली आवाजें थीं। मैंने पीछे मुद्दा कर देखना उचित नहीं समझा। वे लोग सुनीता की ही बात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि देखो, कैसा जमाना आ गया है। इन लड़ढकियों का भी पता ही नहीं चलता। मिलती किसी से, प्यार किसी से और शादी किसी से। अब सुनीता को ही देख लो। विभाग के ही दो लड़ढकों के साथ इसके संबंध थे और सुना है कि कोई इसका प्रेमी भी था। और अब शादी किसी और से कर कर कैसे सती सावित्री बनती है। नमस्कार कर ऐसे निकल जाती है जैसे पहचानती ही ना हो। मेरा नंबर भी आ गया और मैं भी अपने पैसे लेकर निकलने लगी तो अनायास ही नजर बातचीत कर उन लाडचकों पर पड़ दी। वो भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं उन्हें निजी तौर पर नहीं जानती थी, लेकिन चेहरों से पहचानती थी। ये उन लोगों में से थे जो अपनी आवारा फितरत के लिए मशहूर थे। मुझे महसूस हुआ कि मुझे देखकर इनका मुस्कुराना साधारण मुस्कुराना न था, एक कुटिलता ही इनके चेहरों पर जो किसी शरीफ लड़की को देखकर नहीं आती। मेरा दिमाग झल्लाने लगा, तो क्या ये लोग मेरे बारे में भी ऐसी ही धारणा रखते हैं? लेकिन क्यों? क्यों इनकी नज़रों में मैंने एक महिला सहकर्मी के लिए जो इज्जत का भाव होता है, वो अपने लिए नहीं देखा? यही सोचते सोचते मैं अपने विभाग पहुंच गई। मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। सोचा आज आधी छुट्टी लेकर घर चली जाऊं। वैसे भी अभी तक मैंने कोई छुट्टी ली भी नहीं थी, लेकिन घर जाकर भी क्या करूंगी? काफी सोचने के बाद फैसला किया कि छुट्टी लेकर मैं दफ्तर के ही पास एक बड़ा सरकारी पुस्तकालय है, वहीं जाकर शांति से बैठती हूँ और कुछ मनचाहा पढ़ने को भी मिल जाएगा। मैंने अपनी सीनियर मैडम से कहा तो उन्होंने मुझे छुट्टी की इजाजत दे दी। अपना पर्स लेकर मैं कैंटीन में एक कप कॉफी पीने के ख्याल से चली गई और फिर पुस्तकालय की तरफ रुख किया। अभी मेरे पास पूरे 4 घंटे थे और 15 मिनट में मैं वहां पहुंच गई। हिंदी सेक्शन में जाकर तिवारी जी का उपन्यास बबूल का झादच हाथ आ गया। नाम से इस किताब ने मुझे आकर्षित किया। मेरे पास कोई मेंबरशिप नहीं थी तो किताब घर ले जाने के लिए नहीं मिल सकती थी, सो वहीं बैठ पाहने के इरादे से मैं एक सुविधापूर्ण जगह बैठ गई। दिमाग में फिर वही बैंक का दृश्य आ गया। मन बेचैन और उदास हो गया। कहीं सौरभ ने कुछ मेरे बारे में तो नहीं कहा किसी को? हालांकि हमारे बीच में कोई सीमा नहीं टूटी थी, लेकिन जो कुछ भी गुजरा वो भी नहीं होना चाहिए था। उसने जरूर मेरे बारे में अफवाह फैलाई है। मुझे समझ आने लगा था कि लोग जवान लड्ढकियों की तारीफ इसलिए नहीं करते कि उन्हें सम्मान दे रहे हों, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो उन्हें अपनी कुटिल मंशा का शिकार बनाना चाहते हैं। ये मुझे पहले क्यों नहीं समझ आया? लेकिन अब भी देर नहीं हुई और मैं खुद को मजबूत बनाऊंगी और किसी की अनैतिक इच्छाओं की पूर्ति का साधन नहीं बनूंगी। मैं कपीश से प्यार करती हूँ और सौरभ मेरी एक भूल था, वो भी अनजाने में की हुई। मैंने कपीश के साथ कोई बेवफाई नहीं की, यह मैं जानती थी, लेकिन फिर भी मेरा मन खुद को कोस रहा था। मैं किताब के पन्ने पलट रही थी। एक पेज सामने आया। निगाह टिकी। मैंने अपना जीवन दूसरों की खुशी पर न्यौछावर कर दिया। फिर भी मैं अकेली हूँ, रिश्तों के सागर में डूब रही हूँ और फिर भी मैं प्यासी हूँ। कौन हूँ, क्या हूँ और कहाँ हूँ मैं? बेगुनाह होते हुए भी क्यों मेरे चरित्र पर इतने सवाल? मेरा मन और उदास हो गया। पन्ने आगे पलटने लगी। कई पन्नों पर नजर सरसराती हुई सी दौड़ गई और बीच में एक पन्ने पर टिकी। लिखा था, पुरुष तो वो बबूल का झाद्दा है जिसमें तुम्हारा आंचल फंस जाता है और जब तक खून की आखिरी बूंद तक न चूस ले वो पीछा नहीं छोड़ देता। ये शब्द मेरे जहन में उतरते जा रहे थे, गहरे, बहुत गहरे। ऐसी ही बीच बीच में से कितने ही पन्ने टुकड़ों में पढ़ डाले। 5:30 होने में अब भी समय था। अब पुस्तकालय में भी मन नहीं लग रहा था। सोचा मेंबरशिप कार्ड बनाने के लिए फॉर्म भर दूं ताकि कभी इच्छा हो तो कोई किताब घर ले जा सकूं। औपचारिकताएं पूरी करते करते समय भी हो गया और मुझे 2 कार्ड इशू हो गए। अब मैं 15 दिनों के लिए कोई भी 2 पुस्तकें घर ले जा सकती थी। सोचा जल्दी घर जाकर क्या करूंगी, इसलिए पैदल ही चलती रही और 2 स्टॉप चलते चलते ही पार कर दिए। आज लगा जैसे न जाने कितने दिनों बाद मैं खुद से मिली हूं
और मेरी उन्मुक्त उड़ान अब जमीन की ओर वापसी पर थी। मैं कुछ अपने में ही सिमटने लगी थी। सौरभ से तो मैंने इतनी दूरी बना ली थी कि जब तक ऑफिशियल काम ना हो तब तक बात ही ना हो। मेरे व्यवहार का बदलाव जितना आंतरिक था उतना ही बाह्य तौर पर भी दिखने लगा था। माँ पापा से भी मेरे रिश्ते सुधरने लगे थे, या यूं कहो कि मुझे उन्हें मान सम्मान देना आ गया था। कपीश से मुझे स्नेह था, और वो भी काफी समझदार था। मेरी जिंदगी दफ्तर, घर और कपीश तक सिमट कर रह गई। चतुर्थ अध्याय। 3 साल गुजर गए। जगह जगह से मेरे लिए रिश्ते आने लगे। एक तो सरकारी नौकरी, और फिर अब मेरी नियुक्ति स्थायी हो चुकी थी। लेकिन मैं तो कपीश के साथ विवाह करना चाहती थी, इसलिए हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर रिश्ते के लिए टाल कर देती। मैंने कपीश से भी हमारे रिश्ते को विवाह के सामाजिक बंधन में बांधने की बात की। कपीश 3 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। वह हमारे रिश्ते के बारे में पहले ही अपने माता पिता को अवगत करा चुका था। उसका परिवार हमारे परिवार की अपेक्षा काफी आधुनिक था। उसके परिवार की पृष्ठभूमि हम जैसे परिवारों से बहुत भिन्न थी। परिवार का प्रत्येक सदस्य, चाहे महिला हो या पुरुष, अपने सुविधानुसार बनाए हुए दायरों में अपना जीवन जीता था। या यूं कहें कि सबकी अपनी प्राथमिकताएं और व्यस्तताएं थीं। उन्हें कपीश और मेरे विवाह से कोई आपत्ति नहीं थी। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना जीवन अपने अनुसार जीना चाहिए। बात सिर्फ मेरे माता पिता की थी। यह भी सच था कि कपीश के अलावा मैं किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी, और यह भी सच था कि माता पिता को नाराज कर उनकी इच्छा के बिना भी यह विवाह मुझे मंजूर नहीं था। इसलिए सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए मेरे घर वालों को मनाना था। कपीश ने सलाह दी कि वो अकेला जाकर पहले मेरे माता पिता से बात करेगा और उसके बाद अपने घर वालों को लाएगा। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं थी, बस एक डर था कि न जाने मेरे माता पिता का रवैया कपीश के साथ कैसा रहेगा, क्योंकि हमारे खानदान में और खासकर हमारे जमाने में प्रेम विवाह का प्रचलन कुछ खास नहीं था। खैर, एक दिन कपीश मेरे घर पहुंच गया और घर वालों को हमारे रिश्ते और हमारी मंशा से अवगत कराया। पहले तो मेरे माता पिता यह सब सुनकर शब्दहीन हो गए, क्योंकि उनके हिसाब से अभी मैं बहुत छोटी थी, और दूसरा, किसी से प्रेम जैसी खता मैं कभी नहीं कर सकती थी। लेकिन जिस बात की मुझे आशंका थी वैसा कुछ न हुआ। माँ पापा ने बड़े धैर्य और सहजता से कपीश से उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उसकी शिक्षा के बारे में सवाल जवाब किए। एक खास प्रश्न जो उनकी चिंता का विषय था, वो भी बेहद साफगोई से उन्होंने कपीश से पूछा कि आर्थिक स्तर पर काफी असमानता होने के बावजूद क्या माता पिता को हमारे बेटी बहू के रूप में स्वीकार होगी, जिसका जवाब उसी सहजता से हमें कपीश ने दे दिया। अपने स्तर पर बातचीत से संतुष्ट होने के बाद उन्होंने अगले हफ्ते कपीश के माता पिता से मिलने की इच्छा जाहिर की। पूरी बातचीत के दौरान न तो पापा ने मुझे बुलाया और न ही मेरी हिम्मत हुई उनके सामने जाने की। कपीश के जाने के बाद भी मैं कोशिश करती रही कि उनसे मेरी नजर न मिले, और उन दोनों ने भी किसी भी विषय पर मुझसे बात करना जरूरी न समझा। उनके व्यवहार से मैं कुछ हैरान भी थी और झेप भी रही थी। शायद ये उनके व्यक्तित्व की गंभीरता और सहनशीलता थी। एक परिपक्व और जिम्मेवार माता पिता होने के नाते मेरे घर वालों ने अपने स्तर पर भी कपीश के परिवार की तहकीकात की। हर तरह से संतुष्ट होने के बाद उन्होंने कपीश के माता पिता से मिलकर हमारे विवाह और अन्य रीति रिवाजों के लिए तारीख निश्चित कर दी। तारीख 8 महीने बाद की निकली थी, लेकिन मेरे घर वालों की तरफ से ये हिदायत दे दी गई कि जब तक विवाह न हो तब तक हम न मिले, जो हमारे लिए काफी मुश्किल था। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मिलने की अवधि बहुत हद तक कम हो गई और दोनों परिवार धीरे धीरे शादियों और अन्य रस्मों की तैयारियों में लग गए। यह विषय भी सुनिश्चित कर लिया गया कि मैं अपनी नौकरी पहले की ही तरह करती रहूंगी। सरकारी जमी हुई नौकरी छोड़ना कोई समझदारी का कदम नहीं था। ऑफिस में भी जल्द ही सबको पता चल गया था कि मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, वो भी अपनी पसंद से। सहकर्मियों ने दावत की फरमाइश कर दी। मैंने कहा, अभी तो शादी को बहुत समय है, दावत भी हो जाएगी, लेकिन किसी ने पीछा न छोड़ा। हार कर मुझे एक दिन अपने विभाग में सबको लंच कराना ही पड़ा। इस दावत में सौरभ नहीं आया और मैं चाहती भी नहीं थी।
उसने जानबूझकर उस दिन छुट्टी ले ली थी, जो मेरे लिए एक बद्धी राहत थी। मैं किसी भी ऐसे शख्स को अपने इर्द गिर्द नहीं चाहती थी जो मेरे लिए असहज और मेरी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो। सब कुछ फिर अपनी रफ्तार से चलने लगा। अब मैंने एक भी पैसा फालतू खर्च करना छोड़ डट दिया था, और एक पछतावा भी था कि पहले भी अगर कुछ बचत की होती तो शादी के खर्च में पापा की काफी मदद हो जाती। लेकिन तब नासमझी दिमाग पर हावी थी। पर अब भी कुछ तो मदद हो ही जाएगी। अपने आने जाने का खर्च निकाल, बाकी मैं बैंक में ही छोड़ डीएच देती। सोचा, जब 8 महीने की तनख्वाह जमा हो जाएगी तो निकालकर पापा के हाथ पर रख दूंगी। इस बीच किस्मत जहां हर तरह से मेरा साथ दे रही थी, वहीं एक गहरा षड्यंत्र भी खेल रही थी। कुछ था जो कहीं मेरे खिलाफ पक रहा था, जैसे किसी से मेरा इतने बड़े घर में रिश्ता बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शादी को अब केवल 25 दिन बचे थे। इस दौरान मैं और कपीश मुश्किल से 4 दफा मिले थे। आज सुबह ही अचानक कपीश मुझे दफ्तर जाते हुए मेरे घर के बाहर मिल गया। उसे यूं देखना मेरे लिए खुशी और अचरज दोनों का विषय था। उसके चेहरे पर कुछ परेशानी साफ झलक रही थी। मैं उससे कुछ पूछती, उससे पहले ही उसने मुझसे कहा कि आज मैं दफ्तर न जाऊं, उसे मुझसे कुछ खास बात करनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उससे पूछा तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया और बस छुट्टे लेने को कहा। मैंने कपीश से कहा कि शादी के लिए एडवांस में 1.25 महीने की विदाउट पे छुट्टी ली है। अब इस तरह से अचानक छुट्टी नहीं मिल पाएगी। कपीश फिर जोर देने लगा कि हाफ डे की छुट्टी ही ले लूं। मैं हैरान परेशान सी कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने उसे कहा कि ऑफिस में फोन करके पूछना पड़ी डीडीएगा। टेलीफोन बूथ चलो, और वो मुझे अपने स्कूटर पर बिठा टेलीफोन बूथ ले आया। दफ्तर फोन करके पता चला कि स्टाफ बहुत कम आया है, छुट्टी नहीं मिल सकती। थोड़ी देर से आ जाओ, लेकिन जाना जरूर है। मैंने कपीश से कहा कि मेरे साथ ऑफिस चले, वहीं कहीं बैठकर बात कर लेंगे। 1-1.5 घंटे का समय है, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी। कोई चारा न होते हुए वो मुझे मेरे ऑफिस ले आया। हम एक शांत सी जगह देखकर वहां बैठ गए। कपीश शायद मन ही मन शब्दों के साथ खेल रहा था और अचानक ही बोल उठा, सुरभि, मुझे कसम खाकर बताओ, तुम्हारा मेरे अलावा और किसके साथ संबंध है? उसके इस प्रश्न पर मैं अवाक सी उसका चेहरा ही देखती रह गई। यह कैसा सवाल है कपीश? मेरे मुंह से अनायास ही निकल गया। मुझे जवाब चाहिए। कपीश मुझे देखकर तटस्थ भाव से बोला। मेरे दिल की धड़धड़कन तेज हो गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। सौरभ का ख्याल तो मुझे आया ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ खास तो था नहीं उसके साथ। पागलों वाले सवाल क्यों कर रहे हो? किसने तुम्हें क्या कह दिया जो मेरा भी दिमाग खराब कर रहे हो? इतने सालों से हो मेरे साथ, भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? और अगर भरोसा ही नहीं है तो फिर शादी का ही क्या मतलब? आज तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आया तो कल कुछ और भी आ सकता है। ऐसे तो हम दोनों का जीवन नर्क बन जाएगा। मैं अपने ही आवेश में बोले जा रही थी। अब कपीश कुछ नरम पट्टी ढा और बोला, मुझे किसी ने कहा है कि तुम्हारे किसी के साथ अंतरंग संबंध रहे हैं, और तब से ही मैं बहुत परेशान हूं। ऐसा नहीं है कि तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन इतना सुनने के बाद मेरा विश्वास कमजा देर पट्टी डीएच गया। कल को तुम्हें कोई कुछ भी कहेगा तो तुम मान लोगे? तुम इतने कान के कच्चे हो? मेरी आंखें भर आई थीं कहते कहते। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। तुम अच्छे से वाकिफ हो मेरी दिनचर्या से। अगर मैं ऐसी होती तो क्या इतने वर्षों में तुम्हें एक बार भी पता न चलता? शायद कोई हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। शायद इसलिए किसी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं। मुझे एक बार नाम बताओ और फिर देखो कैसी खबर लेती हूं उसकी। एक ही सांस में कपीश पर मैं बरस पड़ी। मेरे मन की शांति भंग हो चुकी थी और मैं जानना चाहती थी कि कौन ऐसी नीचता कर सकता है। किसी के जीवन में आग लगाकर लोगों को क्या हासिल होता है, और वो भी तब जब हमारी किसी से कोई रंजिश न हो। लेकिन बार बार पूछने पर भी कपीश कुछ न बोला। कहने लगा कि जब तुम पाक साफ हो तो ऐसे लोगों के मुंह लगने से दामन दागदार ही होगा। पर कोई मेरे चरित्र के बारे में इस तरह छींटाकशी करे और मुझे उस इंसान के बारे में कुछ पता ही न हो, ये बात मुझे और परेशान करने लगी। मैं सिर्फ अनुमान लगा सकती थी, और इस अनुमान पर केवल सौरभ का ही चेहरा
नजरों के सामने आ जाता था। अगर सौरभ ने ही ऐसा कहा है तो पहले वो अपने चरित्र को देखे। वो और उसके जैसे उसके साथी ऑफिस में चरित्रहीनता के लिए बदनाम है। मैं नई नई आई थी, इसलिए इस बारे में मुझे जानकारी न थी, और उसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की और मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन उसमें भी वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया, और जो भी हुआ उसमें मेरी खता सिर्फ इतनी थी कि मैं विरोध नहीं कर पाई, और भगवान जानता है कि मेरे मन में कपीश के सिवा और किसी के लिए कोई भाव नहीं है। जो भी हो, इस घटना ने हम दोनों के बीच एक अविश्वास की धुंधली सी दीवार खड़ी कर दी थी। आगे की कहानी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस सत्य घटना पर आधारित रोमांचक उपन्यास के जरिए। अगले वीडियो को लेकर जल्द ही आऊंगी मैं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।